पढ़ेंगे मैनेजमेंट का। अब मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन स्टडी करने से पहले हम देखते हैं कि मैनेजमेंट किन चीजों का होता है, दैट इज नोन एज एक्टिविटीज। नाउ इन today's session, first point we are going to understand is activity. What do you mean by activity? Any task? Activity. Any tasks We do. we're doing. Also known as ह्यूमन एक्टिविटी। एक्टिविटी को मैंने एक दूसरा नाम दिया ह्यूमन एक्टिविटी। इट मींस ह्यूमन बीइंग कोई भी टास्क को कंडक्ट करते हैं तो उसको हम एक्टिविटी बोलते हैं। अब एक्टिविटी को हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे। अब क्लासिफाई करने के लिए वी हैव डिफरेंट बेसिस। नाउ वी आर टेकिंग फर्स्ट बेसिस व्हिच इज मॉनेटरी। इफ आई Okay, ma'am. if I'm taking मॉनेटरी टर्म्स, तो एक्टिविटीज को मैं दो पॉइंट में क्लासिफाई कर रही हूँ। द फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एंड सेकेंड वन इज नॉन इकोनॉमिक। नाउ अगर हम यहाँ पर मॉनेटरी टर्म्स के बेसिस पे एक्टिविटीज को क्लासिफाई कर रहे हैं तो यहाँ पर दो टर्म्स में मैंने क्लासिफाई किया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ लेट्स टेक इन स्मॉल क्विक explanation of both the activities. The first one is economic. If we are going to understand इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग। सेकेंड नॉन सर्विस मोटिव next point has a complete procedure, examples business, profession and employment. Now let's understand what do you mean by economic activities. Economic activities जहां पर हमारा जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, सर्विस मोटिव नहीं है। सर्विस हम देंगे वो एक अलग चीज है, बट नॉन सर्विस मोटिव मैंने इसीलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर चैरिटी नहीं होगी, डोनेशंस नहीं है, नो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, एक कंप्लीट प्रोसीजर होगा। कंप्लीट प्रोसीजर मींस इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस तो आपका अलग प्रोसीजर है, प्रोफेशन का अपना प्रोसीजर है, एम्प्लॉयमेंट इफ यू आर डूइंग जॉब समवेयर उसका अपना प्रोसीजर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। Now, in non-economic activity, first one is no profit motive. First major difference non-economic activity का क्या होगा, प्रॉफिट अर्न यहाँ पर करना हमारा कोई मोटिव नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो भी मोटिव है वो सर्विस मोटिव है। कंप्लीट प्रोसीजर, नो नीड, आपको चैरिटी करनी है नहीं करनी है ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। आप जॉब करते हैं तो आपको टाइम से रोज जाना है, लेकिन आप मंदिर रोज टाइम से जाते हैं या नहीं जाते इसका कोई कंप्लीट प्रोसीजर नहीं है। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन अस। कैसी एक्टिविटीज, चैरिटी, डोनेशन, गोइंग टू टेम्पल, ये सारी एक्टिविटीज किसमें आएंगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। हैव अ क्विक रीड,
एक बार इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को रीड कर लो, टोटल 8 पॉइंट्स हैं दोनों के। Now let's take few examples of economic and non-economic activity, जिससे और अच्छे से ये पॉइंट हमें क्लियर हो जाएगा। तो एक बार देखते हैं, फर्स्ट हमने क्या रीड किया कि एक्चुअल में व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिविटीज। हम कहते हैं एनी टास्क वी डू मतलब ह्यूमन बीइंग्स डू, उन सबको हमने एक्टिविटीज बोला, लेकिन उन एक्टिविटीज को फर्दर कुछ मॉनेटरी टर्म्स के बेसिस पे हमने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? व्हिच हैज इट्स मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। आप बिजनेस कर रहे हो, आपके पास एक शॉप है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप कॉस्ट अकाउंटेंट है, यू जस्ट वांट टू अर्न मनी थ्रू दैट सोर्स, बट आप कहीं पर डोनेट करते हो, किसी एनजीओ के साथ एसोसिएटेड हो, कहीं पे आपने मेंबरशिप फी ली हो, या आप टेंपल में जा रहे हो, चर्च में जा रहे हो, वहां पर प्रॉफिट अर्न करना आपका मोटिव नहीं होगा। सेकंड, अगर एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँ तो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज होती है वो नॉन सोशल वेलफेयर के पर्पस से की जाती है, जैसे कि मैंने सर्विस मोटिव लिखा है, और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो सोशल वेलफेयर के पर्पस से की जाती है। थर्ड, अपना एक कंप्लीट प्रोसीजर होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, यू हैव टू फुलफिल दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर। ऐसा नहीं है आज ऑफिस चले गए, कल नहीं गए, फिर परसों चलेगा, नहीं चलेगा, देयर मस्ट बी अ प्रॉपर रूटीन एंड रिकरिंग एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में इस मंथ आपके पास फंड थे, आपने चैरिटी करी, नेक्स्ट मंथ अगर आप चैरिटी नहीं करते तो देयर इज नो प्रेशर अपॉन यू कि आपको जाना ही जाना है, डोनेट करना ही करना है। If you have that fund, you can donate. If you don't have, you do not need to donate anything. Now let's take some examples of economic and non-economic activity. First, teaching a student by teacher teaching his son by teacher at home. Third, doctor attend patient at his clinic. Fourth, a doctor giving his services in a free camp free of cost. Doing job donating and Blind's Home. NGO है, Blind's Home is a name of NGO. अब we have 6 examples in which we will see कि इनमें से कौन सी एक्टिविटीज इकोनॉमिक है और कौन सी एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक है। Now just take and have a look at the first example, teaching a student by a teacher.
अगर मैं बोल रही हूँ टीचिंग अ स्टूडेंट बाय अ टीचर, इट मींस टीचर इज गेटिंग समथिंग बाय हिज जॉब, वो उसको बढ़ा रही है, तो ये कौन सी एक्टिविटी होगी आपकी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ टीचिंग इज डन बाय अ टीचर एट होम, टीचर अपने बेटे को घर पर पढ़ा रही है, तो उसके लिए शी इज नॉट गेटिंग, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। डॉक्टर अटेंड्स द पेशेंट्स एट हिज क्लिनिक, उसके लिए वो अपनी फी चार्ज कर रहा होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और अगर एक डॉक्टर किसी भी फ्री कंपेनिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे रहा है, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। डूइंग जॉब अगेन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज यहाँ पर मेन मोटिव होगा सैलरी। उसके अलावा डोनेट करना कहाँ पर? एक ब्लाइंड रूम में, एनजीओ में, उसको हम बोलेंगे अगेन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ना फर्स्ट एग्जाम्पल में टीचर का मोटिव क्या है? फर्स्ट एग्जाम्पल में टीचर का जो मोटिव है दैट इज अर्निंग मनी। सेकंड में क्या है? वो सिर्फ अपने सन को टीच करे, जिसमें अर्निंग मनी कोई मोटिव नहीं है। थर्ड, अगर एक डॉक्टर पेशेंट को क्लिनिक पे देख रहा है तो ऑब्वियस है फीस अर्न करना, इनकम अर्न करना उसका मोटिव है। लेकिन अगर वो किसी फ्री कंपेनिंग में गया है तो ऑब्वियस है वहां पर जो मोटिव है वो सर्विस मोटिव है, ये सोशल वेलफेयर है, क्योंकि ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट वही लोग आ रहे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हम कोई भी एक जॉब कर रहे हैं तो वो ऑब्वियस है कि सैलरी अर्न करने के लिए, मंथली इनकम के लिए कर रहे हैं, लेकिन वही अपनी सैलरी का कुछ पार्ट आप किसी भी एनजीओ में डोनेट कर रहे हैं, वहां पर आपका मोटिव अगेन सोशल वेलफेयर है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हम लोग इस पॉइंट पे क्लियर हो जाए, जहां पर हमारा मोटिव अर्निंग मनी है वो सारी एक्टिविटीज इकोनॉमिक है, और जहां पर हमारा मोटिव अर्निंग मनी ना होके सोशल वेलफेयर या सर्विस मोटिव है, उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। तो क्लियर है तीनों पॉइंट्स? आप लोगों के सामने एक स्क्रीन आ गई होगी, बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है मैनेजमेंट का। आई एम जस्ट हाईलाइटिंग अ पैराग्राफ, आप लोग इसको 2 मिनट दे रही हूँ, रीड करो। हेलो। हाँ जी बोलो। क्या मैं 5 मिनट बाद आ सकता हूँ? ओके फाइन। Once you complete your reading, just inform me. हेलो। जी हाँ जी बोलो। It's done. यस मैम, यस डन। Yes, ma'am.
चलो क्या समझ आया? अब इतने सारे मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स दिए, कोई मुझे बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट? क्या लगा आपको कि मैनेजमेंट क्या है मैम? गेटिंग थिंग्स डन। Getting things done by others, बहुत सिंपल सा, अपना काम दूसरों से कराना। एनीथिंग? कोई मेरे को एग्जांपल और कोई बता सकता है कि मैनेजमेंट का क्या मीनिंग आप लोगों ने इंटरप्रेट किया इतने डिस्कशन से? मैम क्या मैं बोल सकता हूँ? हेलो बोलो बेटा। जी मैम, तो वो एक प्रोसेस है जो हेल्प करता है स्कैर्स प्रोडक्टिव रिसोर्स को डाइवर्ट करने में। बोल सकते हैं मैनेजमेंट क्या है? एक हमारा टैक्ट है काम करने का, जिसकी वजह से हम अपने रिसोर्सेज को एक प्रोडक्टिव वे में यूज कर सकते हैं, या वो एक आइडियल रिसोर्स को हमारे लिए मीनिंगफुल बना सकता है। मीनिंगफुल कैसे? यस मैम। हम उससे अर्न कर पाए। लेकिन देखो, हर कोई अर्न नहीं कर पाता ना। किसी किसी का बिजनेस बहुत बड़े लार्ज स्केल पे होता है, लेकिन उसका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। कई बार आपने देखा होगा बहुत छोटी शॉप होती है, लाइक इन आप अगर मैं आपके फास्ट फूड काउंटर्स की बात करूँ ना, कभी कभी आप लोग बहुत यूट्यूब ब्लॉगर्स को आजकल देखते होंगे, एक पर्सन जो कि बिल्कुल ही ऑन रोड उसने एक छोटा सा आउटलेट बनाया हुआ है, ही इज अर्निंग वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या है? आप रिसोर्सेज को प्रोडक्टिव वे में यूज करें ताकि उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपरली हो पाए। और कोई मैनेजमेंट का एग्जांपल? निर्मल? Ma'am, management means getting things done in a proper manner. Getting things done in a proper manner by yourself or through other people's? Ma'am, it means that it would be if it's a common objectives of all people, then it will help in management. Okay, now I'm just giving you an example. For example, आप लोग सारे स्कूल में पढ़ते थे, क्लासरूम में 40 स्टूडेंट, एंड व्हाट विल टीचर डू? टीचर क्या करती है? एक काम आप लोगों को असाइन करती है और काम असाइन करके क्लास से चली जाती है। आप मुझे ये बताओ, उन 40 स्टूडेंट्स में से हाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स विल डू दैट प्रोजेक्ट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली? हाउ मेनी? Hardly 1 or 2 students. Hardly 1 or 2, because it's the real truth. जब तक कोई ऑब्जर्वेंस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर एक ही फैक्टर है ना। अगर मैं प्रोफेशनल वे में पूछूं व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो अब आप लोग बहुत अनप्रोफेशनल एग्जांपल्स तो नहीं दे सकते मुझे, तो प्रोफेशनल रीजन अगर मैं आपसे पूछूंगी तो प्रोफेशनल रीजन इज वेरी सिंपल, एब्सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर वही उस जगह पर उनकी एब्सेंस की जगह टीचर क्लास में ही प्रेजेंट है, काम असाइन कर दिया, तो ऑब्वियसली वर्क विल डू इन अ बेटर मैनर। बट नाउ कम इन अ ऑफिस। आपके ऑफिस में सुपीरियर हर टाइम अवेलेबल नहीं रहेगा, लेकिन वो काम को इस तरीके से असाइन करेगा कि आप लोग कर रहे होगे, क्योंकि हर वीकेंड में वो आपसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगता है, या फिर उसने मॉर्निंग में आपको काम दिया तो शाम को आपको रिपोर्ट करके ही ऑफिस से घर जाना है। नाउ यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर मैंने काम फिनिश नहीं किया तो आई एम नॉट एबल टू गो ऑन टाइम। भाई आपको ऑफिस में एक्सटेंड करना पड़ेगा ना अपना टाइमिंग आज, क्योंकि काम तो आपको करके ही देना है आज की डेट में। तो यहाँ पर ऑब्जर्विज्म अगर एब्सेंस होगा भी तो वेरियस अदर फैक्टर्स विल कम कि जो मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोसेस हाउ अ पीपल इज हैंडलिंग दिस सिचुएशन। नाउ द सेकंड थिंग इज, जब आप किसी से काम कराएंगे, डन बाय द पीपल एंड डन थ्रू द पीपल में बहुत डिफरेंस होता है, ये चीज आप याद रखिएगा। आपने किसी को काम असाइन किया, मैं आप लोगों का एग्जांपल देती हूँ, घर में कुछ काम मम्मी आपको नहीं भी बोले तो भी आप करते हो बाय योर हैप्पीनेस, बट कुछ काम आपको जबरदस्ती करने पड़ते हैं। ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी होता होगा, स्कूल में भी होता होगा कि कुछ टीचर्स के होमवर्क्स आपको जबरदस्ती करने पड़ते थे एंड कुछ होमवर्क आप अपनी मर्जी से करते थे। व्हाट्स द रीजन बिटवीन इट? इट मींस how your leader, how your superior is managing the things, how he is motivating you, ये मैटर करता है। क्लियर है? अब मैं आपके सामने एक बार पैराग्राफ रीड कर रही हूँ, अगर अभी भी आपको लगे कि कोई वर्ड नहीं क्लियर तो जस्ट लेट मी नो। मैनेजमेंट में भी डिफाइंड एज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स। ये आर्ट वाला जो वर्ड है ना बच्चे, ये हमारे नेक्स्ट सेशन में बहुत अच्छे से आने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस कि मैनेजमेंट आर्ट है या साइंस है।
द फर्स्ट पर्सन जो हमारे माइंड में आते हैं जब भी हम इनकी बात करेंगे, तो कुछ लोगों के नाम आपको मैनेजमेंट में बहुत अच्छे से याद रखने हैं सीएमए लेवल पे। पहला नाम बहुत फेमस पर्सनालिटी का आपको लर्न करा रही हूँ, हेनरी फेयोल। आपने 12th में पढ़े भी होंगे उनके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हमें यहाँ पर हेनरी फेयोल को बहुत सारे टॉपिक्स में बार बार याद करना है। और प्लीज जैसे जैसे हम डेफिनेशन बोलेंगे, जब भी हम डेफिनेशन बोलेंगे हम ऑथर के नेम के साथ बोलेंगे, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कई बार डेफिनेशन मेंशन होती है और 4 ऑथर्स के नेम होते हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑथर नेम। सेकंड ये भी हो सकता है कि ऊपर आपको एक ऑथर के बारे में लिखो और नीचे 4 डेफिनेशन लिखे और यू हैव टू फाइंड आउट कि ऊपर जो ऑथर का नाम है ये डेफिनेशन उनमें से किसकी है। तो फर्स्ट हिक्स की बात करेंगे तो इन्होंने सिंपल सी बात बोली थी, गेटिंग थिंग्स डन बाय द पीपल एंड थ्रू द पीपल। कून्स एंड ऑडोनल ने भी सेम बात बोली थी। अब मैं आपको बताऊं, सिर्फ हेनरी फेयोल थे जिन्होंने ये बोला था गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। ये आपके यहाँ मेंशन नहीं है, आप इसको नोट कर लेंगे, बाकी आपके स्टडी मटेरियल में भी है। उसके बाद हेमन की जो डेफिनेशन आई थी, उन्होंने ये कहा था कि आप काम तो करवा सकते हैं लेकिन एक गुड मैनेजमेंट कब होगी, ये मैं आपको बता देती हूँ, जब जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट, इट मीन जो स्टीयरिंग है, गाड़ी का जो स्टीयरिंग है और जो गाड़ी में बैठे हुए लोग हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। अगर आपने देखा हो बच्चे, कभी आप ऐसे घर से बाहर घूमने जाओ एंड समबडी इज ड्राइविंग अ कार, एक बोल रहा है लेफ्ट में जाना है, दूसरा बोल रहा है राइट में जाना है, दैट पर्सन कैन गेट कंफ्यूज्ड। वो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि मैं कहाँ जाऊं, तो उस टाइम पे वो स्टीयरिंग एक्टिविटी प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी। सेम अगर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए अप्रोच नहीं करेंगे तो भी जो काम है वो इफिशिएंटली और इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा, एफर्ट्स जो है वो लॉसेस में जा सकते हैं। लास्ट फिर से एक और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन का नाम याद करा रही हूँ, पीटर ड्रकर, जिन्होंने बोला था कि मैनेजमेंट ना लाइफ में एक लाइफ गोइंग एलिमेंट है। कहता आज एक चीज की मैनेजमेंट खत्म करो, कल कुछ और मैनेज करना पड़ता है। ये तो आपकी लाइफ में भी होता है। इवन मैं आपको बोलूं, आपका फ्रेंड सर्कल है ना, आपको उसको भी मैनेज करना पड़ता है। कभी कोई नाराज होता है, कभी किसी से लड़ाई होती है, कभी किसी के साथ प्लान कैंसिल होता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, गुड मोमेंट्स होते हैं, बैड मोमेंट्स होते हैं, बट एवरी डे यू आर मैनेजिंग योर फ्रेंडशिप। इज इट सेम इन द बिजनेस में एवरी डे वी हैव टू मैनेज ईच एंड एवरी एक्टिविटी। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि आज मैंने कुछ बता दिया और मेरी कंपनी अब थ्रू आउट द इयर्स और डेज और वीक्स बहुत नॉर्मल चल रही है, इन द वेरी नेक्स्ट ईयर हो सकता है आफ्टर ईच एंड एवरी ईयर मुझे हर चीज दोबारा मैनेज करनी पड़ती हो। तो बिजनेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन ने बोला था कि यू हैव टू मैनेज ईच एंड एवरी सेकेंड ऑफ अ बिजनेस, तभी आपका मैनेजमेंट जो है, क्योंकि अगर आप ऐसी, अगर आपकी कंपनी में जैसे आप लोग बार बार ब्लेम करते हो ना कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम नहीं होते, गवर्नमेंट बैंक्स वाले बड़ा टाइम वेस्ट करते हैं, इररिस्पेक्टिव प्राइवेट में चले जाओ काम जल्दी होता है, बिकॉज वो काम को डिले करते हैं। डिले करने का मतलब होता है एक दिन में जहां 15 कस्टमर्स को हैंडल करना था उन्होंने 10 को हैंडल किया और उन 5 को नेक्स्ट डे डाल दिया, और नेक्स्ट डे 15 फिर कस्टमर न्यू आ जाएंगे, तो अब वो नेक्स्ट डे फिर 10 को ही हैंडल करेंगे, फिर 5 पेंडिंग में चले जाएंगे। तो ईच एंड एवरी डे उनका काम पेंडिंग रहेगा और एंड में क्या होगा, क्लोजिंग के टाइम पे या कहीं पर भी काम तो सबके पूरे करके देने ना, वो बाद में बल्क हो जाता है। लेकिन प्राइवेट बैंक्स वाले क्या होता है, अगर एक दिन में 15 कस्टमर आ रहे हैं तो वो 15 को भी फिनिश करके बाकी नेक्स्ट 5 के लिए एडवांस में एफर्ट्स करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या होता है, उनका वहां पर ज्यादा भीड़ नहीं, आपको लाइनें नहीं दिखती प्राइवेट उसमें, वो इजीली आपको मैनेज करवाते हैं, आपको एक्टिविटीज अच्छी लगती हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। तो दिस इज द मैनेजमेंट। तो अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो यू हैव टू मैनेज ईच एंड एवरी सेकेंड ऑफ अ बिजनेस। तो फर्स्ट पोर्शन जो है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट विद डेफिनेशंस, क्लियर है सबको? यस मैम। नाउ Yes, ma'am. हम लोगों ने 5 इंपॉर्टेंट ऑथर्स के नाम याद किए। मैंने सबसे पहला नाम आपको याद कराया हेनरी फेयोल। द फर्स्ट वन इज हेनरी फेयोल, जिनको हमें हमेशा याद रखना है। सेकंड इज हिक्स। अगर मैं आपको हेनरी फेयोल की डेफिनेशन बोलूं तो इट्स गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। नाउ अगर हम डेफिनेशंस की बात करें हिक्स की, तो उन्होंने हिक्स और ओडोनल्स ने ऑलमोस्ट सेम बोला था कि हिक्स ने बोला था द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय द पीपल एंड थ्रू द पीपल, और उन्होंने भी ऐसा ही कुछ बोला था। नाउ हेमन की बात करते हैं। उन्होंने बोला कि मैनेजमेंट क्या है कि किसी भी सुपीरियर की बात करो या सबऑर्डिनेट्स की बात करो या आप किसी भी एक्टिविटी की बात करो, तो वहां पे जितना भी एक ग्रुप एफर्ट्स है ना, उन सब टीम का एक ऑब्जेक्टिव कॉमन होना चाहिए। अब फर्स्ट लाइन में आपको एक सेकंड वर्ड दिख रहा होगा बच्चे, क्या?
इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड नोमोस। एक चीज मैनेजमेंट में यूजुअली जितने भी वर्ड आएंगे ना बच्चे वो ग्रीक वर्ड ही है। लैटिन वर्ड जहां होगा ना मैं आपको बता दूंगी, अगर पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना। अच्छा कई बार क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, ट्रू फॉल्स आते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट आता है। अब क्या होता है, एक स्टेटमेंट में ऐसे लिखी होती है मैनेजमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड नोमोस। अब हम क्या करते हैं ना, बहुत उस टाइम आपके ऊपर एग्जाम का प्रेशर बहुत होगा, तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कौन सी मिस्टेक्स आप लोग कहाँ करने वाले हो। तो अब लिखा होगा मैनेजमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड नोमोस, 99% हम यस कर जाते हैं कि ये तो करेक्ट ही होगी स्टेटमेंट, क्योंकि नोमोस वर्ड दिख गया ना। यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट वो ग्रीक है या लैटिन है, क्योंकि पूरी मैनेजमेंट में या इकोनॉमिक्स में जहां पर भी आप स्टडी करते हो या तो वर्ड ग्रीक होता है बेटा या फिर लैटिन वर्ड्स होते हैं। तो हमें ये थोड़ा सा याद रखना है कि हम जिसकी भी बात कर रहे हैं वो ग्रीक है या लैटिन है। तो यूजुअली 90% जितने भी वर्ड्स डिराइव होंगे वो हमारे कोर्स में जो है वो ग्रीक ही है। अगर कहीं पर कोई लैटिन वर्ड होगा तो मैं आपको मेंशन कराऊंगी। तो पेपर में ध्यान रखेंगे कि वर्ड ग्रीक लिखा है या लैटिन लिखा है। तो मैनेजमेंट एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, दैट वर्ड इज नोमोस। अब स्टीयरिंग में मैंने आपको 2 फैक्टर्स लिखवाए थे कि स्टीयरिंग जो है वो क्या करता है, याद है क्या लिखवाया मैंने? डायरेक्ट एंड सेकंड वन इज Guide. यस, डायरेक्टिंग एंड गाइडिंग। चले जी नेक्स्ट आते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है मैनेजमेंट की। तो मैम हाँ जी, आपने वो नहीं बताया, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, इम्पोर्टेंट नहीं है? अभी आने बताऊंगी, उसको भी बताऊंगी। अभी कुछ ऑथर्स और लर्न कराऊंगी, क्योंकि आज अभी स्टीयरिंग बताया, सब कुछ बताया, तो वो वर्ड्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे आपके लिए ना ओके मैम। क्लास में। अब आपको बर्डन उतना दूंगी जितना आप अभी फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सा पेशेंस फुल चलते हैं, फिर नेक्स्ट में बढ़ाएंगे, फिर उससे नेक्स्ट में, ताकि आप लोग इसी वे में आगे बढ़ते रहें। ठीक है, आते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं बच्चे। तो 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। अगर आप मैनेजमेंट करो, अच्छा अब यहाँ से मैं जितनी भी बातें करूंगी ना बेटा, ये सारी बातें मैं एक बिजनेस की करूंगी, एक ऑर्गेनाइजेशन की करूंगी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रोफेशनल लाइफ, और एग्जांपल्स भी हम प्रोफेशनली लेंगे। एक कंपनी है रिलायंस, टाटा, बहुत सारे। अच्छा रिलायंस टॉप 10 में कौन से नंबर पे आते हैं? आपका आज का होमवर्क है, मुझे 3rd. पता करके बताना, मुझे देख लेना कहीं चेंज ना हो गई हो न्यूज। In the recent last 10 to 15 days in the time period of lockdown कुछ चेंजेस आए हैं, तो आप टॉप 10 पीपल्स के बारे में, उसमें एक और पर्सन के बारे में आपको जानने के लिए मिलेगा। द पर्सन नेम इज गौतम अदानी। पढ़ना उनके बारे में भी, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि मैंने उनके नाम आपके लिए क्यों लिए, क्योंकि these are the organizations who are fulfilling these 3 objectives very beautifully, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। जिसमें अभी लॉकडाउन में जो करंट नेम नंबर 1 पे आया है, मिस्टर रतन टाटा। आवाज आ रही है प्रणव? यस मैम, आई थिंक 5th है मैम, हाँ, तो 4th या 5th। तभी गाना कि इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट इट। कोई बात नहीं, तब तक आपका ये होमवर्क है, अच्छे से गूगल करना, फिर मुझे बताना। तो अभी इन द लॉकडाउन जो भी फर्स्ट नंबर पर इस टाइम एंटरप्रेन्योर चल रहे हैं, दैट इज मिस्टर रतन टाटा। क्यों, वो भी बताऊंगी आपको। तो पहले आते हैं कि ये 3 ऑब्जेक्टिव्स एक कंपनी कैसे फुलफिल करती है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट बेसिक, एक ऑर्गेनाइजेशन जिस पर्पस के लिए सेटअप की गई है उस ऑब्जेक्टिव को हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। जैसे कि रिलायंस फार्मास्यूटिकल्स, तो वो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग के लिए बनी है ना, तो हम फार्मा में जो भी मेडिसिन बना रहे हैं, जो भी सप्लीमेंट्स बना रहे हैं, उसका प्रोडक्शन अच्छे से हो, क्वालिटी हाइजीन रहे, जो भी आपके क्वालिटी टेस्ट है वो आप अच्छे से फुलफिल कर पाओ। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज नन अदर दैट, जो भी आपके बिजनेस का मेन क्लॉज है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल। सेकंड आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल वर्ड जहां भी आएगा ना बच्चे, वहां पर सोसाइटी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होगी। जब आप एक बिजनेस करते हैं ना किसी भी क्राइटेरिया में या एक प्लेटफॉर्म पे, तो एक एनवायरमेंट में ना आप अकेले नहीं होते वहां पर, आप किसी ना किसी सोसाइटी से, जैसे आपकी फैक्ट्री है,
अब वो फैक्ट्री जिस भी पर्टिकुलर एरिया में लोकेटेड है, आपको साइड आसपास का एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग सोसाइटी से आपके ऑफिस में आ रहे हैं, लेट्स से अगर आपका कोई बिजनेस क्लाइंट रिलेटेड है तो रोज क्लाइंट विजिट करते हैं, आपको उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको रिफ्रेशमेंट भी मिले, अच्छा एनवायरनमेंट मिले। ये होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स, जहां पे भी मैं सोसाइटी की बात करूंगी। एंड नाउ द थर्ड इज पर्सनल। पर्सनल नॉन अदर देन दैट, जो आपकी कंपनी के इंटरनल एम्प्लॉइज हैं, मेंबर्स हैं, या और भी लोग हैं, आपके सप्लायर्स हैं, जो भी हैं, उनके तरफ भी आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। कैसे? एक पर्सन सुबह अपने घर से ऑफिस आता है, 9 से 10 आवर्स की शिफ्ट करता है। आज के टाइम में देखो 9 आवर्स तो हर जगह हो ही गया है, जिसमें 8 आवर्स वर्किंग होता है, 1 आवर का ब्रेक होता है। कुछ कंपनीज में 10 आवर्स की भी शिफ्ट होती है। अब उस 9 और 10 आवर्स की शिफ्ट के लिए नोबडी नोज ना कौन कितना ट्रैवल करके आता है। Usually if somebody is going to Noida from West Delhi, so it is taking minimum 1.5 hours to 2 hours, तो 4 आवर्स वो ट्रैवल कर रहा है, 9 आवर्स की वो शिफ्ट कर रहा है। तो अपनी लाइफ का एक डे में 24 आवर्स का मेजर पोर्शन वो किसके लिए स्पेंड कर रहा है? कंपनी के लिए। तो उसको घर से ज्यादा फैसिलिटी कहां पर चाहिए? ऑफिस में चाहिए। इसका मतलब ऑफिस में जो भी वर्किंग एनवायरनमेंट है वो कंफर्टेबल हो, सैलरी टाइम पर मिले, एसी होना चाहिए, भाई गर्मियां हैं या सर्दियां हैं तो उसके हिसाब से एनवायरनमेंट होना चाहिए, सिटिंग जो अरेंजमेंट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, वर्किंग एनवायरनमेंट एकदम हाइजीनिक होना चाहिए, रिफ्रेशमेंट की फैसिलिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए, फर्स्ट एड मेडिकल एड की फैसिलिटीज। और आजकल आप हायर एमएनसीज में जाएंगे तो आपने देखा होगा वहां पर जिम भी है, स्पास भी है, ईच एंड एवरीथिंग, स्टडी रूम अलग है, रेस्ट रूम्स अलग है। क्यों? बिकॉज दैट एमएनसीज नोज दैट कि मेरी कंपनी किसकी वजह से चल रही है। एक ऑर्गेनाइजेशन, बेटा आप लोग ना बड़ा पढ़कर आए होंगे कि सेपरेट लीगल एंटिटी, अकाउंट्स में पढ़ते हैं ना सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट जी। कंपनी अलग है और ऑनर्स अलग हैं या मेंबर्स अलग हैं, बट एक बात बताऊं मुझे, कंपनी एक्चुअल में एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नन अदर देन अ पीस ऑफ पेपर। कंपनी तो पीस ऑफ पेपर है ना, एक्चुअल में उस कंपनी को प्रॉफिट में लेकर कौन जा रहा है या उसके लिए वर्क कौन कर रहा है, दैट इज मेंबर्स हु आर एसोसिएटेड विद दैट। तो मेन हमें जो फोकस रखना है वो किस पे रखना पड़ेगा? जो भी ह्यूमन बींग हमारे साथ एसोसिएटेड है, नॉर्मल सा। तो 3 चीजें आ गई बच्चे, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। पहला आते हैं अचीव मैक्सिमम। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ऑर्गेनाइजेशन में बस जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं कि पहली चीज, आप बिजनेस जिस भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए कर रहे हैं वो पर्पस हमारा बिजनेस ऐसा नहीं कि सर्वाइव करता रहे, सर्वाइवल, एक्सपेंशन, ग्रोथ। एक बिजनेस जब भी चलेगा बेटा तो आपको 3 चीजें याद रखनी पड़ेंगी। सर्वाइवल, second is expansion, and third is मैम ये भी ऑब्जेक्टिव्स ही हैं? yes, these are the descriptions of the headings। जैसे हमने 3 कैटेगरीज बनाई थी ना बेटा ऑर्गेनाइजेशनल, तो पहले हम ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है उनकी डिस्क्रिप्शन आपको बता रही हूँ कि मैंने आपको बोला ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स होंगे क्या। कैटेगरी तो हमने बना दी। अब उसमें ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको 1 लाइन में एक्सप्लेन किया कि एक बिजनेस को, भाई बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जिस पर्टिकुलर जो भी उसका ऑब्जेक्ट है, जिस क्लॉज के लिए वो बिजनेस करे। जैसे मैंने आपको फार्मा का एग्जांपल दिया, तो फार्मा में ऐसा नहीं है कि सर्वाइव ही करते रहोगे, सर्वाइव भी करना है, बिजनेस को बढ़ाना भी और अल्टीमेटली बिजनेस की ग्रोथ भी होनी चाहिए। तो दीज आर द 3 पॉइंट, सर्वाइवल, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट आते हैं बच्चे, ऑब्वियस है रिसोर्सेस अच्छे से यूज करें, ह्यूमन बेटरमेंट, सोशल जस्टिस, दीज आर दी जस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ जो भी आपके 3 ऊपर के पॉइंट्स थे। जो लास्ट पॉइंट था आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव, उसी का पॉइंट दिया हुआ है, ह्यूमन बेटरमेंट एंड सोशल जस्टिस।
सोसाइटी के लिए मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी आपको यहाँ वैसे भी देखा कि वैसे भी आपको बोला जाता है ना कि आसपास में कोऑर्डिनेशन रखो, स्मूथली पोलाइटली बोलो, सबसे अच्छे से बात करो। तो दीज आर दी 4 पॉइंट्स। एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं ताकि किसी भी वर्ड में कोई भी डाउट ना हो। तो एक बार फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पहले रीड करो, अचीविंग मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम एफर्ट्स, एंड सेकंड इज ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। फिर हम आगे बात करेंगे। हेलो क्लियर है? पहले तो बेसिकली दोनों पॉइंट्स में यही डिस्क्राइब कर रखा है कि एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम तो आपको दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस क्या है, क्यों ये अलग अलग पॉइंट है। पहला चीज क्या है कि मैं अगर आपको ये बोलूं कि आप कोई भी चीज अच्छी परचेज करना या मैन्युफैक्चर, जैसे आप शॉपिंग पे जाते हो तो मैं आपको पहली चीज क्या बोलूंगी कि क्वालिटी अच्छी हो, जो भी आप परचेज करें उसकी क्वालिटी अच्छी हो। लेकिन सेकंड चीज मैं ये भी बोलूंगी, अब क्वालिटी अच्छी हो तो इसका मतलब ये नहीं ना कि मैं आप बिल्कुल ही एक ऐसे ब्रांड पे चले गए जहां 15,000 रुपए की एक टी शर्ट थी, तो आपने बोला मम्मी आपने बोला था कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए इसलिए मैं ये 15,000 की टी शर्ट ले आया। सेकंड जो पॉइंट बताया हुआ है ना, उस फर्स्ट पॉइंट को वो कवर कर रहा है कि ऑप्टिमम यूज करो। क्योंकि ऑप्टिमम यूज क्यों बोल रहे हैं बच्चे, हर कंपनी का फाइनेंशियल पार्ट भी तो मैटर करेगा ना। आपने बोला जी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी, लेकिन क्वालिटी के साथ एक जो पॉइंट आपको अटैच करना है वो इतने बजट में क्वालिटी अच्छी हो, वो वाला पॉइंट ऑप्टिमम यूज में आ रहा है। फिर उसमें ये होगा कि जो भी आपको अमाउंट एसोसिएट किया गया, एलोकेट किया गया, उसमें कोई भी वेस्टेज ना हो। सेकंड चीज क्या है, मैं यहाँ पर रिसोर्सेस का जब वर्ड ले रही हूँ तो रिसोर्सेस से फाइनेंशियल की बात नहीं करूंगी, फाइनेंस, ह्यूमन बीइंग, टाइम और एनर्जी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी चल रही होती है ना घर में, अब आप एक रूम में बैठे हो और दूसरे रूम का फैन चल रहा है, अब आप इसको वेस्टेज बोलोगे या यूजेज बोलोगे? वेस्टेज। इट इज वेस्टेज ना। तो सेम विद द कंपनी, अगर कंपनी में एक मशीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए चल रही है और अभी दूसरी मशीन वेकेंट पड़ी हुई है, उसको कोई यूज ही नहीं कर रहा, तो इट मींस मैं उस टाइम पर कंपनी का बहुत अमाउंट या टाइम या एनर्जी वेस्ट हो रही है। क्योंकि जितना यूनिट्स में एक घंटे में प्रोड्यूस कर पा रही हूँ, मैं उससे ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करने की पावर रखती हूँ ना, और मैं कर नहीं रही हूँ। तो ये भी ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज का पार्ट है। मैन आवर्स हो किसी भी, जैसे घर में ना कई बार आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन करवाते हैं या आप कभी भी कॉन्ट्रैक्टर को कंस्ट्रक्शन के लिए बोलते, तो लेबर ना पर डे वेज पे होती है। अब पर डे वेज में वो 8 घंटे के लिए आती है और लेट से 600 पर डे चार्ज करिए, और 8 घंटे में से वो 5 घंटे काम करे और 3 घंटे कम काम करे, तो आप बताओ जो आप उसको 600 पर डे दे रहे हो, क्या उसमें वेस्टेज हो रही है या नहीं वेस्टेज हो रही है। हो रही है ना बेटा? तो ये भी चीज रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज। इट डजंट मीन कि आप 600 रुपए उसको मत दे के 400 दो और जबरदस्ती उससे काम कराओ, नो। आप उसको 600 दे रहे हो, बट ही शुड वर्क फॉर 8 आवर्स प्रॉपर्ली। भाई मैंने आपको 8 आवर्स के 600 रुपीज पे किया ना, तभी आपने कंपनी में बार बार देखा होगा ना आजकल टाइम लॉगिन्स होते हैं। यूजुअली दोज हु आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम, उनका मॉनिटरिंग होता है, लॉगिन टाइम नोट किया जाता है, लॉग आउट टाइम नोट किया जाता है। क्यों? इफ कंपनी इज पेइंग यू फॉर एनीथिंग, तो कंपनी चाहती है कि जितना भी वो पे आउट कर रही है आपको, उस पे आउट के बदले में उसको उतना रिजल्ट मिले। क्लियर है? यस मैम। फर्स्ट 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए सबको? एनीबडी हैव एनी डाउट्स?
No, ma'am. No, ma'am. अब आता है बच्चे मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी। अगर मैं प्रोस्पेरिटी की बात करूँ ना, तो यहाँ मैं पोलाइटनेस की बात करती हूँ, क्योंकि जब हम किसी के साथ अटैच होते हैं ना, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हमारी कंपनी के हों, हमारे कस्टमर्स हों या हमारी सोसाइटी के हों, हम हमेशा यही चाहेंगे कि एंटरप्राइज के ऊपर ना कभी कोई एलिगेशन लगाए, ना एंटरप्राइज को किसी के ऊपर एलिगेशन लगानी पड़े। हम जो भी वर्क करें वो एक गुड वर्किंग कंडीशंस में करें। कि कहते हैं ना, एक कस्टमर एक शॉप पे बार बार कब आएगा, जब वो सेटिस्फाइड सर्विसेज लेगा। तो आप हमेशा ये याद रखें कि हमें बिजनेस लॉन्ग रन में करना है, ऐसा नहीं कि एक कस्टमर आज आया तो कल आए ना आए। अगर आप ये लॉन्ग रन का देखेंगे तो आप प्रोस्पेरिटी वर्ड को, भाई यू मस्ट बी पोलाइट, कोऑपरेटिव होना चाहिए, कोऑर्डिनेट करो। जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आप लेते हो ना, उसमें आफ्टर सेल सर्विसेज होती है। कई बार आप फेस करते हो कि मैम इस कंपनी का फोन ले लिया, ना कोई सर्विस सेंटर है, ना कोई कॉल पिक करता है, सर्विस सेंटर पे जाओ तो अटेंड नहीं करते। इससे आपको क्या लगता होगा कि यार इसका फोन ना मैं कभी किसी को रेफर नहीं करूंगा कि इस पर्टिकुलर कंपनी का फोन परचेज करे। और अगर वही आपको सर्विसेज बहुत अच्छी मिलती हैं तो यू विल रिकमेंड। तो माउथ पब्लिसिटी भी तो बिजनेस एक्सपेंशन में और सेल को एनहांस करने में इट्स अ वेरी गुड फैक्टर। लास्ट आया बच्चे ह्यूमन बेटरमेंट एंड सोशल जस्टिस। ये सारा सोसाइटी में अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो पॉलिसीज के साथ, जैसे कि अब ये ना हो जिसको 20,000 सैलरी देनी है 15,000 देके काम करा रहे हो, अननेसेसरी बर्डन डाल रहे हो, एक्सेस प्राइस कस्टमर से चार्ज करना, एक्सेस टैक्सेस या बहुत सारे पेनल्टीज लगा देना, ये सब नहीं होना चाहिए। आपको काम जो है सोसाइटी की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना है, इन्फ्लेशन में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। क्लियर है? ऑल द 4 पॉइंट्स आर क्लियर? Yes, ma'am. ओके, फोर्थ बताओ। और दोबारा बताओ। यस मैम। देखो बच्चे, जब भी आप ह्यूमन बेटरमेंट एंड सोशल जस्टिस की बात करते हैं ना, लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप किसी भी कंपनी का एक प्रोडक्ट एग्जांपल दो मुझे, मैगी का एग्जांपल ले लो आप। मैगी थी, अगर आप 10 या 15 रुपीज स्पेंड करते हो तो सबको पता है कि आज के टाइम में मैगी जो है ना मार्केट में बड़ी अच्छी चल रही है या कुछ। अगर मैगी ह्यूमन बेटरमेंट के लिए नहीं होती या लोग उसको पसंद नहीं करते, तो क्या मैगी बैन होने के बाद दोबारा मार्केट में अपनी सेल्स को कवर कर पाती? नो। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो मार्केट से चले गए और दोबारा मार्केट में नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि उन्होंने शायद बेटरमेंट के लिए काम नहीं किया होगा। अगर आप सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए काम करोगे ना, तो सोसाइटी विल एक्सेप्ट यू इन ईच एंड एवरी मैनर, चाहे वो प्रोडक्टिविटी हो या एम्प्लॉयमेंट हो। अगर आज मैं आपको बोलूं ना कि आप क्या टाटा ग्रुप्स के साथ काम करना चाहते हो, हर एक बंदा 100% पीपल विल से यस, इफ आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी आई विल डेफिनेटली डू फॉर देम। क्यों? आपको पता है बच्चे, वहां पे सैलरी अच्छी मिलेगी, जॉब सिक्योरिटीज हैं। रतन, आप लोगों ने बहुत सारी स्पीचेस भी सुनी होंगी। ड्यू टू इन द टाइम ऑफ लॉकडाउन ही इज द ओनली पर्सन जिसने अपने एक भी एम्प्लॉय को कंपनी से नहीं निकाला। मैंने आपको बोला ना अभी कुछ कंपनीज हैं जो इन 3 ऑब्जेक्टिव्स को ब्यूटीफुली बहुत अच्छे से फुलफिल करती है। उनमें से रतन टाटा नंबर 1 पे है ड्यूरिंग द लॉकडाउन। बिकॉज आपने अभी सुना भी होगा, न्यूज में भी देखते हो ना, इस कंपनी ने इतने लोगों को फायर कर दिया, इस कंपनी ने इतने लोगों को निकाल दिया एम्प्लॉयमेंट से, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। रतन टाटा इज द ओनली एम्प्लॉयर हु इवन कहते सिंगल वर्कर। अब आप देखो उनके पास कितने, अगर मैं गूगल पे आप उनके बारे में सर्च करो आपको पता लगेगा कितने एम्प्लॉय, उन्होंने एक सिंगल एम्प्लॉय को भी नहीं निकाला। इट मींस यू आर वर्किंग टुवर्ड्स ह्यूमन बेटरमेंट एंड सोशल जस्टिस। और उन्होंने स्टेटमेंट भी दी कि कॉस्ट कटिंग का ये मतलब नहीं कि आप लोगों को जॉब से निकाल दो, you must find a new way of earning money. That's why we are talking about human betterment and social justice. तो clear है? आज का सेशन क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। Any doubts? No, ma'am. Okay, तो in the next session you have a homework कि आप लोगों को देखना है कि top 10 जो भी हाईएस्ट अर्नर्स हैं या टॉप 10 इंडस्ट्रीज हैं या टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन है, उसमें 2 पर्सन्स के बारे में आपको थोड़ा सा सर्च करना है। फर्स्ट इज मुकेश अंबानी एंड सेकंड इज गौतम अदानी के बारे में। तो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हम लोगों ने जो वर्ड लर्न किया है दैट इज स्टीयरिंग। Yes, ma'am. एक्टिविटीज को इकोनॉमिक नॉन एक्टिविटीज में किसके बेसिस पे कंसीडर कर रहे हैं या डिफरेंशिएट? मॉनेटरी टर्म्स के बीच। स्टीयरिंग के 2 मेन काम क्या हैं? गाइडिंग डायरेक्टिंग। Guiding, directing. Writing, directing. वेरी 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 गुड। तो गाइडिंग एंड डायरेक्टिंग। लेकिन जैसे भी मैंने आपको बोला था, मैनेजिंग ऑफ थिंग्स या हैंडलिंग ऑफ थिंग्स या एक्टिविटीज को अब हम क्या बोलेंगे? अफेयर्स। क्या बोलेंगे बच्चे? अफेयर्स। Affairs. जगह वर्ड यूज करेंगे अफेयर।
मैनेजमेंट वर्ड कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है? ग्रीक या लैटिन? Nomos, Greek. Greek. Word, and that word is nomos. Nomos. Yes. Clear है? तो Yes, ma'am. 3 ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। Personal. तो आज का सेशन कंप्लीट करते हैं यहीं पर, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। कोई भी डाउट? Thank you, ma'am. ओके। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye.